हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो घटना चक्र की इस महाश्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम जो इकोनॉमी का क्वेश्चन हमारा रह गया था 92 से 91 तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम यहाँ से देखेंगे 92 से। इससे पहले कि आप लोग थोड़ा सा अपने गोल को लेकर के बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि अगर अब आपने लापरवाही कर दी तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर आपका एक साल बर्बाद जाएगा। ठीक है, क्योंकि ठंडी का मौसम है, आप सभी को पता, नींद बहुत आती है। तो आलस को त्यागिए और अब से अगर अब भी टाइम है, अब से अगर आप लोग अपने गोल को लेकर के सीरियस जाते हैं तो अब भी बहुत कुछ कर ले जाएंगे आप। लेकिन अगर आपने अब डिले कर दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी में आते हैं। दूसरा है, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रायोजन से परिवार का मुखिया होगी। तीसरा, गर्भवती महिलाएं एवं दूध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो यहाँ ये ध्यान देंगे कि यदि यहाँ पर केवल आता है, सभी आता है, प्रत्येक आता है, ठीक है, तो इस तरीके के जो जैसे कि कहता कि निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है, निरंतर घट रहा है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वे क्वेश्चन सामान्यतः गलत होते हैं। इसको आप गलत ही मान के चलेंगे। आप एग्ज़ाम हॉल में हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो रिस्क उठा लीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में नहीं कुछ भी पता आपको, अगर ये सारे शब्दावली यहाँ पर आई हुई हैं, ये सब शब्द दिया हुआ है, तो आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए, रिस्क उठा लीजिए। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर ये हमारा ए और सी एलिमिनेट हो गया क्योंकि एक एक आ रहा है, ठीक है, और एक में यहाँ पर केवल है। दूसरा, अब इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूज हैं तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता है कि महिलाओं को लेकर के सरकार मतलब कितनी योजनाएं लाती हैं, ठीक है, और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि उम्र वाली जो यहाँ कह रहा है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन के परिवार की मुखिया होगी, यानी परिवार की मुखिया बनाया जा रहा महिलाओं को। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की। ठीक है, तो इसको तो आप मतलब बिल्कुल इसको सही ही मान के चलिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ तो आपका 2 और 3 है नहीं, ठीक है, केवल यहाँ पर 2 ही है, तो आप आंख बंद करके 2 को लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो डी है तो यहाँ पर ये 1600 नहीं है, ये 600 है। तो यूपीएससी का क्या करता है ना कि ऐसे ही जो आंकड़े होते हैं, जैसे कि परसेंटेज होगा, प्रतिशत होगा, या ये होगा, या सन होगा, या डेट होगा, तो वो उन्हीं में चेंज ज़्यादा करता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे करके आप ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और हाँ, एक काम और आप लोग कीजिएगा कि आप ना देखिए, टाइम टेबल किसी से फॉलो होता नहीं है, बना करके सब कोई रख लेता है लेकिन फॉलो कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, कोई कोई कर भी लेता होगा लेकिन हर कोई फॉलो नहीं कर पाता है। तो आप लोग एक काम कीजिए कि सुबह उठते ही ना अपना मतलब पूरे दिन का रूटीन बनाइए। आप लिख लीजिए कि आपको आज कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक क्लियर करनी है, और सोने से पहले क्या कीजिए कि उसको एक बार देखिए कि आपने क्या क्या किया आज दिन में। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने आज दिन में कुछ नहीं किया, ठीक है, तो कल तो सोने के टाइम पे आप कम से कम सोचेंगे तो कि यार आज तो दिन ऐसे ही ख़राब गया। तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि जो कल का दिन होगा आपका, जो अगली सुबह होगी आपकी, वो अच्छे से आप उसको स्टार्ट करेंगे। और अब भी समय है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी समय है, अब भी आप आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 10 सितंबर सन 2013 को अधिसूचित किया गया।
इस अधिनियम का उद्देश्य, अब देखिए यहाँ पर उद्देश्य दिया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र कोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इस अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के आच्छादित करने का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति चावल, ये देखिए क्या क्या दिया जाएगा इसमें, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज क्रमशः 321 रुपये प्रति किलो के राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक है, इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं। हकदारी के खाद्यान्नों एवं भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन, ये कह रहे 6,000 रुपये है ना, यहाँ पर ये देखिए रुपये दिया है। 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकती हैं। 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ये दिया है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निर्देशन, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर देखिए ये 3 चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन तकनीकी और यहाँ पर फसलों का नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। लेकिन ये यहाँ से अलग हो जा रहा है, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब पॉसिबल होगा? जब उच्च उत्पादकता हो। ठीक है, तो उसमें तकनीकी का मतलब उसमें यूज हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। ठीक है, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की खेती करें। तो इस तरीके से ये तीनों मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं कि देखिए ये तीनों मैच कर रहा है लेकिन ये अलग हो जा रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था सन 2007 में। देश के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान, गेहूँ और दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी, मृदा उत्पादकता और उर्वरता का संरक्षण, खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना ताकि किसानों को आत्मविश्वास पैदा हो सके किसानों में। अतः उपर्युक्त के ध्यान में रखते हुए विकल्प सी अर्थात साख सुविधाओं का बढ़ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है ये कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को कब शुरू किया गया था? तो ध्यान देंगे कब किया गया था, तो सन 2007 में किया गया था। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आच्छादित नहीं है? तो ये सभी हैं, दलहने हैं, गेहूं है, चावल है, मोटे अनाज। जैसे यहाँ पर देखा हमने ना, चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको यहाँ पर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आच्छादित ना हो, ये चारों ही हैं।
ठीक है, वर्तमान में, ये वर्तमान में है, वर्तमान में चारों ही हैं। ये कब पूछा गया था? ये 10 में पूछा गया था। शुरू कब किया गया था? तो 7 में शुरू किया गया था इसको। सन 2010 में ये केवल 3 ही था, दलहन था, गेहूं था और चावल था। यहाँ देख सकते हैं दलहन, गेहूं और चावल। मोटे अनाज तो अब हुआ है, ठीक है, मोटा अनाज अब हुआ है यहाँ पर। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित से आच्छादित नहीं है, तो आप ध्यान देंगे ये सभी आच्छादित हैं। वर्तमान में कुछ भी ऐसा नहीं है इन चारों में से जो आच्छादित ना हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ? तो अभी आपको मैंने ऊपर ही बताया, सन 2007-8 में, ठीक है। और ये ध्यान देंगे रबी फसल से हुआ था, रबी फसल से। अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? तो अभी हमने देखा यहाँ पर गेहूं था, ठीक है, चावल था, मोटे अनाज थे और वो था दलहन। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चारों साथ में आ जाए, तो इसको आप काट सकते हैं। वैसे भी इसको हटा दिया गया था, छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये पूछा गया था। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? गेहूं है, चावल है, दलहन है, मोटा अनाज है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा नहीं है, लेकिन ये सभी हैं, सभी हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए इसलिए खाली छोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? वही बात है फिर से, ये सभी हैं, गेहूं, चावल, तिलहन, दलहन, ये सभी हैं, ठीक है, मोटे अनाज। तो यहाँ पर भी देखिए इसलिए छोड़ दिया है। तो ये ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेगा ना, इसको बच्चे छोड़ के चले जाएंगे और ये क्या करेगा, बीपीएससी पूछ लेगा। तो बीपीएससी इन सारी चीज़ों को पूछ लेगा, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे वहाँ पर ई ऑप्शन होता है, ई ऑप्शन जरूर देगा। तो आंसर होगा इसका ई। देखिए यहाँ पर पूछा भी है, देखिए यहाँ पर पूछा भी है, 2 बार पूछा है ये, तो इसका ध्यान देंगे आप। नीली क्रांति संबंधित है, सभी को पता है, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है, ठीक है, आंसर है डी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना 9 सितंबर 2006 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा, राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड, मत्स्य विकास बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 सितंबर 2006 को, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्थापना, यहाँ से अगर मैं लूँ, यहाँ से स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तीसरा आपका बन जाएगा कि राष्ट्रीय मत्स्य विभाग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान देंगे कहाँ है ये, तो यहाँ देख सकते हैं हैदराबाद में है। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे और आपको ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी आपको पता है पीसीएस का एग्जाम होने वाला है और पीसीएस में इसी तरीके के फैक्ट को पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 21 का ही है, ठीक है, ये 21 का ही है। ए जापान, बी चीन, सी रूस और डी यूएसए। तो ध्यान देंगे ये है चीन, आंसर है बी। यहाँ पर देखते हैं, सन 2019 में कुल उत्पादन के 36% हिस्से के साथ चीन दोनों के लिए सबसे बड़ा और मुख्य उत्पादक है। किसके लिए? तो कैप्चर, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए।
एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है? एक्वाकल्चर का मतलब होता है जलीय कृषि, जलीय कृषि, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि जलीय कृषि में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ध्यान देंगे कौन है सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो ये है चाइना। आगे है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? यानी इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नीली क्रांति से संबंधित है? बागवानी, पुष्प कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा ये है मत्स्य पालन से। अब यहाँ पर देखिए, हरित क्रांति किससे है? खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे है? दूध उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। और लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से है। तो ये भी आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। यानी नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये तो फैक्ट है, आपको रटना ही पड़ेगा। इसका आंसर है डी, 37 से 47% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। नाइजर एक छोटी तिलहन फसल है जो मुख्य रूप से बारानी परिस्थितियों में उगाई जाती है। नाइजर बीज का उपयोग मानव भोजन के रूप में किया जाता है। बीज में 37 से 47% तेल होता है जो अखरोट के स्वाद और सुखद गंध के साथ हल्का पीला होता है। तेल का उपयोग, यहाँ पर इसका उपयोग देखेंगे, तेल का उपयोग पाक उद्देश्यों के लिए, शरीर का अभिषेक करने, पेंट, मुलायम साबुन बनाने, प्रकाश और स्नेहक के लिए किया जाता है। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यहाँ से आप इसके यूज को आप ध्यान रखेंगे कि किसमें यूज़ होता है ये नाइजर का ऑयल। अगला क्वेश्चन है, पित्त क्रांति संबंधित है। यहाँ पित्त क्रांति है, ना कि पीली क्रांति। पित्त क्रांति संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर पित्त दिया है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, कि यहाँ पर पित्त दिया है तो इसको अलग कर दें हम। ये पीली क्रांति को ही कहते हैं पित्त क्रांति। ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है यहाँ पर, पीली क्रांति के बजाय पित्त क्रांति। तो अभी देखा हमने खाद्यान्न क्रांति से कौन संबंधित है, तो वो था हरित क्रांति। मत्स्य से नीली क्रांति, तिलहन से पीली क्रांति, दूध से तो सफ़ेद क्रांति। तो यहाँ पर तीनों का आपको आंसर पता है, तो यहाँ पर भले पित्त दे या पीला दे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सी, आंसर है सी। पित्त या पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इस क्रांति की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाए गए तिलहन पर तकनीकी मिशन से वर्ष 1986 में हुई। इस मिशन के प्रारंभ में विभिन्न तिलहनों में 25 से लेकर 420% तक की वृद्धि दर अंकित की गई है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में तिलहन का उत्पादन 36.1 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 19-20 में यह 33.2 मिलियन टन उत्पादित था। तो आपको यहाँ से जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि पित्त या पीली क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ठीक है। बाकी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। पीली क्रांति संबंधित है, अभी हमने देखा तिलहन से था, तोरी सरसों उत्पादन से, ठीक है। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि इससे तो है नहीं, पुष्प उत्पादन से। इससे नीली क्रांति है गेहूं उत्पादन से, तो बिल्कुल नहीं, ये खाद्यान्न में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है तोरी सरसों उत्पादन से। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, ये पूछ रहा है विश्व में, ना कि पूछ रहा है कि भारत में। अगर आपसे पूछेगा भारत में तो ये होंगे एम एस स्वामीनाथन भारत में, ठीक है। और विश्व में पूछा है तो वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ये ध्यान देंगे आप, विश्व में पूछा है कि भारत में पूछा है, इसका विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इस बार ये पूछा था, मिलान में दिया था, यूपी पीसीएस में सेम यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। इनको लेकर के मिलान का दिया था ये, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे।
और यहाँ से ये ध्यान देंगे कि इनको कब जो है कि नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का, तो वो मिला था 1970 में। किसको मिला था? ये नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में बात कर रहा है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, यानी भारत में हरित क्रांति का जन्मस्थली से संबंधित जगह को पूछ रहा है। इसका तो सभी को पता होगा, ये है पंतनगर। ये है भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो आपको फैक्ट ध्यान रखना है वो ये रखना है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो वो हुआ था 1966 से। अगला है, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं थे? यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है, नहीं थे। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको तो जनक ही माना जाता है, ठीक है। और देखते हैं, इंदिरा गांधी, रफ़ी अहमद किदवई और सी सुब्रमण्यम, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है रफ़ी अहमद किदवई। ये संबंधित नहीं थे, बाकी उस टाइम पर तो इंदिरा गांधी थी ही, आपको पता ही है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। भारत में हरित क्रांति 1966 के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन थे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं तत्कालीन कृषि केंद्रीय मंत्री सी सुब्रमण्यम की भूमिका भी इसमें अत्यंत अहम रही। अतः स्पष्ट है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। उस टाइम पे ये प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री थे सुब्रमण्यम। तो इस तरीके से इन तीनों लोगों की भूमिका थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाएगा कि भारत में जब हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया था तो उस समय कृषि मंत्री कौन थे? तो ध्यान देंगे, वो थे सी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर के हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? ए, हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, बी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, सी, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, डी, बीज उर्वरक जल तकनीकी, और यहाँ पर दिया है ई। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे क्या हुआ, अच्छी किस्म के बीज आए, कीटनाशकों का उपयोग हुआ, उर्वरकों का उपयोग हुआ, जल तकनीकी विकसित हुई, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सबसे बढ़िया जिसमें उचित वर्णन पूछा है, उचित वर्णन, तो ये कर रहा है डी। तो ध्यान देंगे, सबसे बेस्ट आंसर आपका यही है डी। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन बीज उर्वरक जल तकनीकी करता है। उच्च पैदावार विविधता, बीजों, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग किसानों के कृषि ज्ञान के कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया, जिसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है, बस इसको ही आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है, यानी क्यों कीमत बढ़ाया जाएगा? किसानों को आकर्षक कीमत मिले, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, इस योजना से लाभ कमाना। इसका आंसर है सी, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। यहाँ पर दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। पीडीएस से जारी खाद्यान्नों पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। पीडीएस द्वारा जारी खाद्यान्नों की कीमतें बाजार कीमतों की अपेक्षा कम होती है। अतः यदि सरकार पीडीएस से वितरित अनाजों की कीमत में वृद्धि करती है तो इसका सीधा प्रभाव ये होगा कि पीडीएस पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार कम होगा। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, एक बार इसका पैसा ही पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है? बाढ़ को रोकना, फ्लड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाढ़ पे लगा के चले आइए। दुग्ध उत्पादन, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, कर चोरी के खिलाफ छापा। तो इसका जो आंसर है वो है बी, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन, देखिए ये भी पूछा था इसी बार पीसीएस में।
ई नॉर्मन बोरलॉग को भी पूछा था, और ये डी वर्गीज कुरियन को भी पूछा था। इनका संबंध किससे किससे है, तो इनका तो दूध उत्पादन से था। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन 6.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 209.96 मिलियन टन तक पहुंच गया है। तो कितने पर पहुंचा है, कितने पर नहीं पहुंचना, ये आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है, तो वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड को किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो चलाया गया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। और इनके जो सूत्रधार हैं ये जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगला है ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है, तो जाहिर सी बात है दुग्ध, तो पहला भी दुग्ध से ही था, दूसरा भी आपका दुग्ध से ही होगा। अब यहाँ देखते हैं 112 नंबर का। 1950 से 1990 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया। ये 90 की बात है, तो इसको छोड़िए, ठीक है। ये पूछा भी 94 में ही गया है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आते हैं सीधा, हरित क्रांति से भारत की कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए। इसका आंसर है, आप डायरेक्ट इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर है सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में हुआ था, खरीफ फसल से हुआ था ये, ठीक है। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के कुछ जिलों में दिखाई दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, अभी हम लोग जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, मैं बता रही थी कि तीनों ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं, सेम ऐसे ही पैटर्न पर यह भी क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा नहीं है, तो भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता, भाई जाहिर सी बात है सबकी सब सहभागी हो इसमें, ये तो सही है। फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना, बिल्कुल। फसलों के भंडार में सुधार, जाहिर सी बात है फसलों के भंडार में अगर सुधार होगा तो फसलों को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है, जिससे जो पीडीएस सिस्टम है इसमें आपको सुविधा मिल सकती है, ठीक है। कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश, अब ये देखिए बिल्कुल अलग हो जा रहा है। अब यहाँ विदेशी मुद्रा का क्या काम है, यहाँ हरित क्रांति की बात हो रही है, और ये तीनों ऑप्शन जो है सेम एक जैसे हो रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, लेकिन ये अलग हो जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है डी। द्वितीय हरित क्रांति शब्द सबसे पहले 18 जुलाई 2005 को भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के दौरान सुनाई पड़ा था। इस वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने आशा व्यक्त की थी कि कृषि के क्षेत्र में ज्ञान पहल देश में दूसरी हरित क्रांति की अग्रदूत बनेगी। तो ये सब छोड़िए, ठीक है, ये कुछ पे से पूछेगा नहीं, बस ये कॉमन सेंस के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो रिस्क यहाँ भी ले लेना चाहिए आपको कि ये तीनों मैच कर रहे हैं, बट ये बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना वो कॉमन सेंस वाले होते हैं, इनको कहीं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको आप जो आपके आसपास चीज़ें होती हैं ना, जो आपके मम्मी पापा करते हैं खेतों में कि कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, क्या करें क्या ना करें, तो वो सारी चीज़ें आप कॉमन सेंस लगा करके भी ऐसे क्वेश्चनों के आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं, ए है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे उगाना, शिफ्टिंग खेती और जैविक खेती। तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था, यहाँ पर देखिए कि पर्यावरण संरक्षण में सहायक है कृषि, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो जैविक खेती होती है ये पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि क्या होता है कि जैविक तरीके से जो खेती की जाती है तो इसके जो अवशिष्ट होते हैं, अवशिष्ट वो नेचर में पुनः मिल जाते हैं, प्रकृति में पुनः मिल जाते हैं, खाद के रूप में बन जाते हैं, और फिर इसी खाद से आपका फसल तैयार होता है। फिर क्या होता है, फिर फसल तैयार हुआ, फिर जो इसके अवशिष्ट बचे फिर वो क्या होता है कि मृदा में मिल जाते हैं, ठीक है, फिर से ये क्या बन जाता है, फिर खाद बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है कि पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसका आंसर है आपका डी। गहन कदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। गहन कदन संवर्धन तो आप लोगों को पता ही है, जो मोटे अनाज को लेकर के भी पहले चलाई जा रही हैं। उसके बारे में पूछ रहा है कि पोषण सुरक्षा हेतु ये जो पहल चलाई गई है इसके संदर्भ में क्या सही है, ये हमको बताना है। पहला है, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। दूसरा है, इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता है। तो देखिए यहाँ पर सभी को ले लिया है, निर्धन, लघु, सीमांत, यानी किसी एक पर नहीं कह रहा है, यहाँ पर केवल शब्द आया ही नहीं है, यहाँ पर सभी को ले लिया है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग ये हमारा सही होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों की ओर लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कदन की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर देखिए मैच नहीं कर रहा है, ये वाणिज्यिक फसलों के किसानों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका केवल एक के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर जबकि निर्धन है, लघु है, सीमांत है, जनजाति है, सभी को लेके चल रहा है। ठीक है, और केवल इनके लिए तो ये करेगा नहीं, ये जो पहल है केवल इनके लिए तो केवल इनके लिए थोड़ी ना चलाई जाएगी भाई, वो सभी को लेकर के चलेगा ना, सभी को। तो इस तरीके से अगर हम 3 को एलिमिनेट करें तो हमारा आगे आपका ए बचा और सी बचा, जिसमें से हम कंफर्म है कि हमारा ये जो दूसरा है ये पक्का सही है। तो एक हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक में हमें भले जानकारी ना हो, लेकिन हमको इतना पता है कि हमारा 2 सही है, क्योंकि यहाँ पर सभी की हितधारिता की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में केवल यही है 2, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। यहाँ देखिए आंसर आपका हो गया सी। गहन कदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों तथा समूह उपागम के साथ एकीकृत, मतलब वही चीज़ यहाँ पर दिया है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है। यानी कुल मिला के ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना में जो वित्त पोषण, मतलब जो पैसे लगाए जाते हैं, जो दिया जाता है, वो किस अधिकरण के द्वारा दिया जाता है, तो वो है आपका विश्व बैंक। यहाँ आपका बी है आंसर, विश्व बैंक। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है। यह परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा नवंबर 1998 से कार्यान्वित की जा रही है। तो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि ये 98 में शुरू किया गया था, तो 2002 में पूछ लिया होगा, क्योंकि चर्चा में रहा होगा ये। ठीक है, क्योंकि कोई न्यूज़ ऐसे होता है ना जो बहुत दिन तक चलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं उसी टॉपिक को लेकर के लोग, तो इस तरीके से वहाँ पर ये पूछ लिया होगा। तो इसको बस मोटा मोटा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बाकी तो ये पूछने वाला नहीं है। अब देखिए जो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए 16 में पूछा हुआ है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है हमको यहाँ से केवल सीख लेनी है कि वो कैसे घुमाते हैं क्वेश्चनों को, वो हमको सीखना है यहाँ पे। इसमें है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। दूसरा, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी, यानी यहाँ पर कह रहा है कि सभी फसलों, मैंने कहा था ना आपको सभी, तो यहाँ पर दिया है किसी भी, और ये देखिए किसी भी मौसम की बात कर रहा है, किसी भी मौसम की बात। तो यहाँ देखिए किसी किसी में जब भी आए, यानी ये सभी की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बोला था कि सामान्यतः ऐसे जो ऑप्शन होते हैं वो गलत ही होते हैं, तो आप एक एक को हटाइए। दूसरा, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले, बिल्कुल, अब फसल उनके जो बर्बाद होंगे तो उनके घाटे का बीमीकृत तो करेगा ही। ठीक है, क्योंकि ये है ही फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस तरीके का आपका आंसर जो होगा वो होगा बी। यहाँ पर देखिए आपका आंसर है बी। फसल बीमा निम्न में से
किसके एकाधिकार में है। तो इसे भी आप छोड़िए, 8 में पूछा था, इसको छोड़िए। इस तरीके के जो वर्तमान में क्वेश्चन होंगे बस उनको आप ध्यान में रखेंगे। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, तो ये किया गया था आपका कर्नाटक से। ठीक है, ये फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि में शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे आप, ये जो है 2007 में नहीं, 2004 में शुरू किया गया था। तो 2 को आप एलिमिनेट कीजिए, आपका आंसर आ गया ए। आंसर है आपका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 से प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया। और नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। तो देखिए गलत है ये, क्योंकि सरसों के उत्पादन से हमने देखा था पीली क्रांति का संबंध है। तो इस तरीके से हम 4 अगर एलिमिनेट करें तो हमारा सी ऑप्शन निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें 4 दिया हुआ है, बाकी हमारा ए, बी और डी बच रहा है। इसको हम देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर भारतवर्ष में फसल बीमा, ये देखिए सही है, क्योंकि 1985 में ही ये योजना लाई गई थी। ठीक है, तो एक हमारा सही है यहाँ पर। एक हमारा अगर सही है तो इसमें एक है ही नहीं, तो इस तरीके से आपका बी भी निकल गया। और ये भी आप सभी को पता ही होगा कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। तो 2 सही है हमारा, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तीसरा देखते हैं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी। तो आप लोगों को जो ये जो फैक्ट है ना, ये कि ये योजनाएं कब लाई गई थी, ये आपको बिल्कुल सटीक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जब भी जाकर के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें देखिए आप कुछ भी, एक ऑप्शन के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट में आप क्या एलिमिनेट करेंगे, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो कोई लॉजिक, कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा ना आपका। अगला देखते हैं, हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना संबंधित है ए फसल प्रबंधन से, बी मृदा प्रबंधन से, सी जल प्रबंधन से और डी वन प्रबंधन से। तो देखिए हरियाली है, तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, फसल और वन, आपको मतलब फंसाने के लिए। ठीक है, आप तुरंत फंस जाएंगे इसमें, लेकिन ये दोनों ही नहीं है इसमें। इसका जो आंसर है वो है सी, ये है जल प्रबंधन से। इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। 27 जनवरी 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस परियोजना को देश की 2.32 लाख पंचायतों के जरिए चलाया जा रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पर जो फैक्ट याद करना है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हरियाली योजना है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो शुभारंभ जो किया गया था वो किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू कब किया गया था ये, तो ये किया गया था 2003 में। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि इस योजना का, ये जो हरियाली योजना है इसका उद्देश्य क्या क्या है। यहाँ पर अगर हम देखें उद्देश्य, तो उद्देश्य आप यहाँ पर ध्यान रख लेंगे क्या क्या है। जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन करना, वर्षा जल का संचय करना, पेयजल समस्याओं का निवारण करना, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना, ये इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है, विशेष कृषि योजना का संबंध है ए दलहन व तिलहन के उत्पादन से, बी नगद फसलों के उत्पादन में वृद्धि से, सी कृषि पदार्थों के निर्यात में के उछाल से और डी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से। यहाँ पर दिया है विशेष कृषि उपज योजना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। अब यहाँ पर दिया है कि विशेष कृषि उपज योजना का संबंध कृषिगत उत्पादों की निर्यात वृद्धि से है। इस योजना का उल्लेख आयात
निर्यात नीति 2004-9 में किया गया था। विशेष कृषि उपज योजना का उद्देश्य फल फूल, सब्जियों, डेयरी, कुक्कुट, लघु वनोत्पाद आदि के उत्पादनों को इनके उत्पादन वृद्धि और निर्यात वृद्धि हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना है। तो बस एक बार इसको नज़र से निकाल लीजिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना का मुख्य रूप से संबंधित है, योजना मुख्य रूप से संबंधित है नगद फसलों से, खाद्यान्न से, सब्जियों से, निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। तो अभी हम यहीं पर देख के आ रहे हैं, ऊपर ही ये निर्यात से है। ठीक है, ये देखिए निर्यात वृद्धि, तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय कृषि भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना, या पीसीएस बहुत पूछता है, पीसीएस, और कब उठा के ऐसे क्वेश्चनों को डाल दे कोई कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। तो इसका जो आंसर है वो है ए, आपको दिख भी गया होगा, यहाँ पर दे दिया था। ठीक है, ए 2008 में। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो ये आपका किया गया था 2011-12 में, ये भी आपको रट लेना है। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। यानी किन किन कृषकों को, यहाँ पर देखिए अल्पकालीन, तो इसी में आपके इस क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना में अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना संबंधित है तो किससे है, तो ये कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन से है। ये दो क्वेश्चन आपका यही बन गया। तो यहाँ देखते हैं, पहला दिया है कि फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, फार्म में परिवारों को उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। तो यहाँ भी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो आंसर तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक ऑप्शन के बारे में ही पता हो। यहाँ पर पहले तो यहाँ लिख दिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा ये अल्पकालिक ऋण है, और यहाँ पर बात कर रहा है कि परिवार के लिए घर निर्माण। अब भाई घर निर्माण, जब ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना है तो आप कृषि से संबंधित कार्यों में लगाएंगे इसको। चलो ये शीतागार तो समझ में आ भी रहा है कि आप यहाँ पर अपने खाद्यान्नों का भंडारण कर सकते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि परिवार के लिए घर निर्माण। तो इस तरीके अगर हम पांचवें को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए आपका आंसर आ गया बी। यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान कराना, साथ ही आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायक कार्यकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी, और ये इसका उद्देश्य है। तो एक बार आप इसके उद्देश्य को भी देख लेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1998 में की गई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ, देखिए वही क्वेश्चन है 98-99। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। देखिए यहीं आपका ये गलत हो गया। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो यहाँ पर पहले इसी को हम गलत करते क्योंकि ये हुआ था 1998 में, 2001 में नहीं हुआ था। तो एक हमारा एलिमिनेट हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए खेती से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर लेकर के बात बता रहा है कि इसमें समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, तो बिल्कुल करती है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। तो अभी हमने देखा 98-99 में लाई गई थी। अगला है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान से,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से और भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। देखिए औद्योगिकी तो बिल्कुल इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि से संबंधित चीज़ें बता रहा है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश भी बिल्कुल नहीं आएगा, इसका आंसर है आपका बी, कि यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके द्वारा ये प्रकाशित होती है। आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों के आंसर तो आपको रटने ही पड़ेंगे। ए कानपुर में, बी गाजियाबाद में, सी इलाहाबाद में और डी लखनऊ में। जिसका जो आंसर है वो है डी, ये लखनऊ में स्थित है। NAFED संबंधित है, यानी नाफेड की बात कर रहा है, नाफेड, NAFED नाफेड की बात कर रहा है। पशुपालन से, ईंधन की बचत से, कृषि उपकरण से, कृषि विपणन से। तो आप सभी को पता ये कृषि विपणन से है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ कृषि विपणन से संबंधित है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है जिसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसकी स्थापना, नाफेड की स्थापना पूछा था BPSC ने 19 में पूछा ये क्वेश्चन BPSC ने कि ये कब हुआ था इसका स्थापना, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को। ये आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कहिए या कार्य कहिए। तो कृषि वस्तुओं का प्रबंधन करना, वितरण करना, निर्यात तथा आयात करना इसके कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। तभी हम यही देख रहे हैं, ये शीर्ष संगठन है, यहीं पर दिया देखिए, वो है नाफेड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में संबंधित नहीं है, सहभागी नहीं है? ए नेफेड, बी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, सी इफ्को और डी MMTC। जिसका जो आंसर है वो है सी इफ्को, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? यानी कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, बी राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के द्वारा, डी खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पादन आदेश 1973। तो डी तो वैसे ही आपका कट गया, मांस वांस यहाँ पर क्या मतलब है, कोई संबंध ही नहीं है। इसका जो आंसर है वो है बी, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम से है, ठीक है। इसका आंसर बी है। भारत के अधिकतर भागों में कृषि उत्पादों के बाजार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के अधीन विकसित एवं संचालित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता है ये कहाँ पर है, ये है आपका लीमा पेरू में। तो ध्यान देंगे ये लीमा पेरू में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान देंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है कहाँ है? ए वाराणसी में, बी लखनऊ में, सी मैसूर में, डी बेंगलुरु में। तो इसका जो आंसर है वो है ए वाराणसी में है। अगला है, सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है। तो आप सभी को पता है चावल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। आंसर है इसका ए। सुनहला चावल, गोल्डन चावल, ओरिजा सेंटिवा चावल की एक किस्म है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ओरिजा सेंटिवा क्या है? एक चावल का किस्म है ये, ठीक है। पहले तो यही ध्यान देंगे, चावल का किस्म है ये कैसे चावल की प्रजाति है ये, जिसे बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावल में प्रोविटामिन ए उपलब्ध कराता है कि जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर बीटा कैरोटीन है, यहाँ पर आपको दे देगा अल्फा कैरोटीन। तो
तो आप ध्यान देंगे ये बीटा कैरोटीन है, ना कि अल्फा कैरोटीन। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है लचीली, शून्य लचीली, स्थायकत्वहीन, अनंत लचीली। तो इसका जो आंसर है वो है सी, स्थायकत्वहीन। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? अभी हमने ऊपर ही देखा था हरित क्रांति वाले क्वेश्चन में। इसका आंसर है पंतनगर। ठीक है, ए। वर्ष 1960 में स्थापित जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जो पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। तो ध्यान देंगे ये पंतनगर कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, ये भी आप ध्यान में देंगे। ठीक है, अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भाई ऐसे जो क्रमानुसार जो होते हैं, काल क्रमानुसार क्वेश्चन, वो स्टेट पीसीएस को ज़्यादा ही पूछता है। तो इसका एक बार देख ही लेते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो ही थी आपकी 2006 में। 2006 कृषि विज्ञान केंद्र, ये हुआ था 1974 में। 1974 राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, ये हुआ था 1998 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी 1998 में। और प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, इसका हुआ था आपका 1979 में। 1979 में। तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले आ रहा है 1974। तो दो, देखिए ये आंसर हो गया ए आपका, दो पहले ही आ गया। ठीक है, दो के बाद है आपका 4, ये देखिए 4 1979। फिर है आपका 3 देखिए 1998, सबसे लास्ट में आ रहा 6 वाला, यह है 1 आपका। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है ए बेंगलुरु में, बी मैसूर में, सी चेन्नई में, डी हैदराबाद में। तो आप ध्यान देंगे इसका जो आंसर है वो है बी, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है नई दिल्ली में, बी हैदराबाद में, सी नागपुर में, डी नैनीताल में। तो इसका आंसर है वो है बी, ये हैदराबाद में है, नारम, ये हैदराबाद में है। ठीक है, और ये आपका है, ये भी है, ये मैसूर में है, ये मैसूर में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए बहराइच में, बी रांची में, सी झांसी में, डी पटना में। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ये झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपका यही बन रहा है कि नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? पहले यहाँ देखते हैं नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? 2000 में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि नीरू मीरू योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये देखिए किससे है, तो ये है जल संग्रहण से।
जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जो पानी का बॉटल है तो उस पर नीर लिखा रहता है, नीर, ठीक है। तो नीरू मीरू इसी से आप ध्यान रखेंगे। तो यह देखते हैं कहाँ शुरू किया गया था, तमिलनाडु में, बी महाराष्ट्र में, सी आंध्र प्रदेश में और डी आपका है मध्य प्रदेश में। तो ये शुरू किया गया था आपका योजना आंध्र प्रदेश में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हर मौसम के लिए। अब यहाँ पर देखिए हर का मतलब सभी मौसम के लिए बात कर रहा है, ए को हटाइए आप। बाकी इसका जो ये दो है ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित है, ये सही है। इसका आंसर इस तरीके से हो गया आपका बी, बी केवल दो। केंद्र सरकार चीनी के हर मौसम में गन्ने का अब सांविधिक न्यूनतम मूल्य नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य का निर्धारण करती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि चीनी ये जो गन्ना है, गन्ने का जो मूल्य है उसका निर्धारण कौन करता है, तो वो करता है उचित एवं लाभकारी मूल्य। 22 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने वर्ष 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश में संशोधन हेतु गन्ना नियंत्रण संशोधन आदेश 2009 जारी किया था। इस संशोधन आदेश द्वारा 1966 के मूल आदेशों में न्यूनतम मूल्य को उचित एवं लाभकारी मूल्य से प्रतिस्थापित कर दिया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत चीनी एवं गन्ना आवश्यक वस्तु, अतः पहला कथन गलत है, दूसरा सही। छोड़ दीजिए, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है बी, और ये जो है चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल है। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, डी, कृषि उपज मंडी समिति। तो इसका जो आंसर है वो ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करती है। यहाँ पर दिया भी है कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तब भी हमने देखा कौन करता है, करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। यह कार्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। अन्य खरीफ व रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर की जाती है। तो एक फैक्ट आपका यहाँ से ये मिल गया कि खरीफ और रबी की जो फसल होती है उन पे जो एमएसपी की घोषणा की जाती है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए बोनस के साथ साथ क्या शामिल है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है? अच्छा, ए, केवल परिवहन लागत, यानी किसानों को जो भुगतान किया जा रहा है बोनस के रूप में और क्या क्या शामिल किया गया है एमएसपी के साथ? केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज लागत, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदानों के प्रभार। तो यहाँ पर आंसर आप देख ही चुके होंगे, आंसर है सी, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। प्रापण का मतलब होता है खरीद, इसका जो मतलब होता है वो होता है खरीद, ठीक है, खरीदना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम हेतु खाद्यान्नों की आर्थिक लागत को दो पार्ट में बांट करके यहाँ समझाया गया है, अधिग्रहण लागत और वितरण लागत, ठीक है। तो इसके एक बार आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से एक एक बार, ठीक है। वैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थे वो यहीं से थे, और अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
तो आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको आज यहीं पर रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले पहले कोशिश रहेगी कि ये जो आपका प्री का एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का फरवरी में, तब तक कोशिश यही रहेगी कि इसको पूरा करवा दिया जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।